नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। या जो हमारा भी टॉपिक चल रहा था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, वो था हमारा आहार एवं खाद्य। तो हम आप लोगों को आहार एवं खाद्य, तो आहार हेतु सावधानियाँ, तो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आहार हेतु सावधानियाँ। तो आहार हेतु कौन कौन सी सावधानियाँ हैं। तो पहले हमारी हेडिंग है आहार हेतु सावधानियाँ। तो ठीक है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो पहले आहार हेतु सावधानियाँ, तो जो हमारी पहली सावधानी है वो है सभी भोज्य पदार्थ शुद्ध तथा स्वच्छ होने चाहिए। तो ये तो हम लोगों को पता ही है कि शरीर के लिए जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध एवं स्वच्छ होने चाहिए और साफ होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रदूषित होंगे तो हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो हमारी पहली है, फिर दूसरा है जो हमारी दूसरी जो हम बताने जा रहे थे वो है भोजन बनाने का स्थान भी साफ तथा स्वच्छ होना चाहिए। तो जहाँ पर हम भोजन बनाते हैं, तो जहाँ हम भोजन बनाते हैं तो उस जगह को अच्छी तरह से साफ स्वच्छ रखना चाहिए। और जो हमारा तीसरा है वह भोजन में आवश्यकता अनुसार विटामिन का प्रयोग भी आवश्यक है। तो जो हमारे भोजन में जो विटामिन होते हैं आवश्यकता के अनुसार की जितनी शरीर को आवश्यकता होती है हमें उतने ही पौष्टिक तत्वों की या विटामिनों की आवश्यकता होती है, उतने ही हमें विटामिनों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि कम और ना ही अधिक, ना ही कम और ना ही अधिक को। और आगे बता रहे हैं, तो जैसे कि अब हमारे संतुलित भोजन का सेवन अति आवश्यक है। तो मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन का सेवन अति आवश्यक है और हमें संतुलित भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। जो हम अगला है हमारा, और तो हम उसको बता रहे हैं वो है हमारे भूख लगने पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो जो हमें भूख लगती है तभी हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, ना कि बिना भूख के। जब हमारी इच्छा हो, जब हमें भूख लगे तभी भोजन ग्रहण करना चाहिए। और भोजन अधिक चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि भोजन अधिक चबा चबा कर खाने से हमारी शरीर जो पाचन तंत्र में उसको ज़्यादा वो मेहनत नहीं करनी पड़ती और भोजन पचाने में आसानी होती है। तो हमें भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और जो हम अगला बता रहे हैं जो सावधानियां हैं खाना, तो वो हमारे अगली है जो दो भोजनों के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके पश्चात कुछ नहीं खाना चाहिए और हमें 3 घंटे का बीच में जो हमारा टाइम होता है वो 2-3 घंटे का समय रखना चाहिए। इसके अंतर में हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये हमारी सारी बातें हो गई हैं कि आहार हेतु हमारी जो सावधानियां हैं, तो हमें भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए। तो हम अगला बता रहे हैं हमारा जो है वो पोषण। तो ये हमारा पोषण तो इन पोषक तत्वों के कारण शरीर को ऊर्जा तथा रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। जो हम पोषण हमारा जो होता है उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बनाए रखने के लिए, कई तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की या पोषण की अति आवश्यकता होती है। और शरीर की कोशिकाओं का निर्माण, ऊतकों और अंगों का विकास भोजन के द्वारा होता है। तो हमारे भोजन या पोषण को अच्छे से हमें ग्रहण करना चाहिए। तो हमारे पोषण से हमारे शरीर का शारीरिक मानसिक सारी चीज़ों का विकास होता है। पोषण के आधार पर जीव के प्रकार के होते हैं। तो पोषण के आधार पर जीव के प्रकार, पोषण के आधार पर जीव के प्रकार। तो पोषण के आधार पर जीव के प्रकार, तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पोषण के आधार पर जीव के कितने प्रकार होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं जो हमारा पहला प्रकार है वो है स्वापोषी। तो जो हमारा पहला है वो है
पोषी, स्वपोषी। तो स्वपोषी, स्वपोषी क्या है? स्वपोषी के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तब कौन से जीव है कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? जैसे कि हरे पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं तथा इस प्रकार अपना भोजन वो स्वयं बना लेते हैं, तो वो भी जीव स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हरे पेड़ पौधे, सही है, काटा होगा चालू है, स्वपोषी। फिर जीव के प्रकार, क्योंकि नीचे आ रहा था, जीव के पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, तो हम अभी पहला बता रहे थे स्वपोषी। तो स्वपोषी में जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब जो दूसरा है हमारा वो है परपोषी। परपोषी, परपोषी, तो परपोषी के बारे में बताएं, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। कि वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कह सकते हैं। तो वो जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए वो परपोषी कहलाते हैं। तो उनमें कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे कि मानव, शेर, बाघ इत्यादि परपोषी कहलाते हैं। तो इसमें है मानव, वाघ, शेर इत्यादि ये क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। तो हमारा पहला स्वपोषी हो गया, दूसरा परपोषी हो गया। जो हम अगला बता रहे हैं वो है हमारा परजीवी। तीसरा है हमारा परजीवी। ठीक है, परजीवी क्या है? वे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं, वे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं वहीं पर अपना रहने का स्थान ढूंढते हैं या अपना भोजन का करते हैं और वे परजीवी कहलाते हैं। वे जीव जहाँ वो दूसरों के ऊपर निवास भी करते हैं और वहीं उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। तो परजीवी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, तो वे परजीवी कहलाते हैं। तो परजीवी, परजीवी में अब जैसे कि एक है हमारा जो होता है एक वो है अंतः परजीवी। अंतः परजीवी और दूसरा जो है हमारा ब्राह्म परजीवी। ब्राह्म परजीवी। तो अंतः परजीवी के अंतर्गत कौन कौन आते? जैसे कि अमीबा, हिस्टोलिका, अमीबा, हिस्टोलिका। और जो हमारा बाह्य परजीवी है वो है जुआं, जोंक और किलना। जूं, जोंक, किलना। तो हम इनके बारे में जो बाहरी परजीवी होते हैं वो होते हैं अमीबा, हिस्टोलिका। ये क्या आते हैं
कि परजीवी में ये क्या होते हैं कि ये बाहरी परजीवी होते हैं, और जो अंतः परजीवी होते हैं वो है जूं, जोंक, किलना। जूं जो हमारे बालों के अंदर रहते हैं, वहीं पर हमें उनको भोजन भी मिलता है, वहीं पर उनका निवास भी होता है। तो वो जूं और जोंक जो जानवरों के ऊपर निवास करते हैं, वहीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो चोक कहलाते हैं। और ऐसे ही किलना। अब फिर है इसमें हमारा चालू करो, अगला है हमारा सहजीवी। तो सहजीवी, अब सहजीवी क्या है? जब दो पौधे अपना जीवधारी साथ रहते हैं, जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। सहजीवी का मतलब जो दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। सहजीवी तथा इस प्रकार के जो उनके संबंध होते हैं उनको सहजीवन कहते हैं। पौधे का यह गुण सहजीविता कहलाता है। जो पौधे का गुण होता है वो सहजीविता कहलाता है। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि पौधे का गुण तो हम बता रहे हैं इसमें। अब जैसे कि लाइकेन, तो लाइकेन दो जीवों से मिलकर बना है। लाइकेन जो होता है वो दो जीवों से मिलकर बना है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? पहला शैवाल और दूसरा कवक। तो लाइकेन जो होता है वो दो जीवों से मिलकर बना होता है। तो हम बता रहे हैं आप लोगों को लाइकेन। ये देखो ऊपर है ये लाइकेन, ये हमारा लाइकेन। अब पहला जीव कौन सा है? पहला है शैवाल और दूसरा है कवक। दूसरा है हमारा कवक। अब पहला है शैवाल, दूसरा है कवक। तो हम इसका डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। तो वो पहला है शैवाल, तो फिर नीचे है इसका तो यह है भोजन। फिर है हमारा कवक। कवक, तो कवक में स्थान, सुरक्षा, खनिज लवण ये चीजें आती हैं। स्थान, सुरक्षा, खनिज लवण, ठीक है। तो हमारा हो गया। ऊपर है लाइकेन, ये हमारा केंद्र है लाइकेन। अब इसको हम बता रहे हैं। तो पहला है शैवाल। तो शैवाल में क्या है कि शैवाल के अंदर भोजन बनाने की क्षमता होती है। शैवाल भोजन बनाने की क्षमता होती है। तो ये हमारा शैवाल से भोजन बनाने की क्षमता होती है। और भोजन ये क्या करता है? भोजन कवक को प्राप्त होता है, यानी कि भोजन कवक को मिलता है। और कवक स्थान सुरक्षा और खनिज लवण को सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो होता है वो स्थान, सुरक्षा, खनिज लवण, तो कवक इन सब चीज़ों को स्थान, सुरक्षा, खनिज लवण सारी चीज़ें प्राप्त करता है। तो एक बात और बता रहे हैं कि जो लाइजोल दो जीवों से मिलकर बना होता है, पहला है शैवाल और दूसरा है कवक, तथा जो लाइजोल होता है वो कम प्रदूषण वाले शहरों में नहीं, जो कम प्रदूषण वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पाया जाता है। जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पर बड़े शहर होते हैं, जहाँ प्रदूषण की मात्रा अधिक होता है, वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। और जहाँ प्रदूषण कम होता है वहाँ पर लाइकेन उपस्थित होता है। तो ये हमारा हो गया। अब अगला है हमारा अब है मृतोपजीवी। तो पहला हमारा हो गया स्वापोषी, दूसरा हो गया परपोषी, तीसरा हो गया परजीवी और चौथा है जो हमारा सहजीवी जो हमने अभी बताया था। और जो पांचवा है हमारा मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी मतलब मृतोपजीवी मतलब पौधों का
सड़े गले पदार्थों पर उगना, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करना मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो जो पौधे होते हैं सड़ी गली पदार्थों के गलने से जहाँ पर वो उगते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, सड़ी गली चीज़ों से जो उत्पन्न होते हैं। जैसे कि है हमारा इसी में पहला होगा अंतःपरजीवी, दूसरा होगा बहिर्परजीवी। अब जो है हमारा अमरवेल, तो अमरवेल क्या है? अमरवेल भी एक परजीवी है क्योंकि उसकी कोई जड़ें नहीं होती हैं। अमरवेल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परजीवी। लाते हैं जो पदार्थ उत्पन्न करने का गुण मृतोपजीविता कहलाता है। तो जो पदार्थ जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं वो मृतोपजीविता कहलाता है। और जो पदार्थ वहाँ उत्पन्न होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं ये पौधे मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो मृतोपजीवी पेड़ पौधों के अंतर्गत आते हैं ईस्ट और राइजोपस, कुकुरमुत्ता। तो जैसे आप लोगों ने कुकुरमुत्ता तो बरसात में देखा ही होगा कि जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है, मृतक चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पर ये सारी कुकुरमुत्ता जैसी चीज़ें होती हैं। तो हम बता रहे हैं। तो इसमें मृतोपजीवी में जैसे कि मृतोपजीवी ईस्ट, कुकुरमुत्ता, ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी द्वारा पाए जाते हैं। जैसे कि अब हमारा जो है लास्ट और वो अगला है वो है कीटभक्षी पौधे। तो अब यहाँ पर बनना मुश्किल है तो हम इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं। कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे, तो ये हमारा है कीटभक्षी पौधे। तो ये पौधे प्रायः उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जो कीटभक्षी वाले जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों को मारकर उसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो मारकर उसे नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होता है उन्हें ग्रहण करते हैं। तो अब वो पदार्थ कौन कौन से हो, वो कीट कौन कौन से हैं जो छोटे छोटे कीट पतंगों को मारकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो पहला है हमारा नेपेंथिस। नेपेंथिस। तो नेपेंथिस को घट वर्णी पौधा कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है जो पत्ते होते हैं उसके क्या होता है कि घट के आकार में या घट का स्वरूप धारण कर लेते हैं और जो भी कीट पतंग या जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसके अंदर प्रवेश करते हैं और वो उनको अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो वे पौधे घटपर्णी पौधे कहलाते हैं। घटपर्णी, तो इसमें जैसे नेपथून को घटपर्णी पौधा कहते हैं, नेपथीन को घटपर्णी पौधा कहते हैं क्योंकि अपनी चपेट में ले लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं और उनसे उनको नाइट्रोजन प्राप्त होता है और घट में बदल लेता है जिसमें वो कीट पतंगों फांस लेते हैं, यानी कि उनमें थोड़े छोटे कांटे होते हैं जिससे कि घट का आकार ले लेते हैं और उसमें वो कीड़ा अंदर जाता है और यह उनको नष्ट कर देते हैं और उनसे जो नाइट्रोजन उनको मिलती है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो यह पाए कहाँ जाते हैं? यह पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा पौधे पाए जाते हैं। तो पूर्वी भारत में जैसे कि मेघालय में, पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जैसे मेघालय। तो पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मेघालय में, ये सबसे ज़्यादा मेघालय में पाए जाते हैं।
तो अब जो हमारा दूसरा है वो है यूट्रिकुलेरिया। तो अब ये यूट्रिकुलेरिया दूसरा है जो हमारा यूट्रिकुलेरिया तो ये हमारा दूसरा जो है वो है यूट्रिकुलेरिया। यह ब्लेड बर्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूट्रिकुलेरिया को ब्लेड बर्ड। तो ब्लेड बर्ड कहते हैं, ब्लेड बर्ड कहते हैं। अब इसे ब्लेड बर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उसके पत्ते होते हैं ब्लेड की तरह नुकीले होते हैं, जिससे कि वो जीवों को नष्ट कर देते हैं और उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, इसलिए इनको ब्लेड बर्ड का नाम दिया गया है। क्योंकि ये उन जीवों को फंसा लेते हैं और उनको निकलने नहीं देते, इसलिए इनको ब्लेड बर्ड कहते हैं। ब्लेड की तरह जो उनकी वो पत्तियाँ ब्लेड की तरह नुकीली होती हैं, इसलिए इन्हें ब्लेड बर्ड कहते हैं। तो हम आप लोगों को आज इतना ही बताएंगे। कल हम आप लोगों से फिर मिलेंगे अगली क्लासेस के साथ। इसके साथ ही धन्यवाद।